हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को और स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू ट्यूटोरियल हिंदी में, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम कवर करते हैं। आज है 26 जून। आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका नाम है और स्टडी पॉइंट। वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। उसके अलावा इस वीडियो में हम क्या कवर करते हैं तो उसको पहले देख लेते हैं। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है, जो द हिंदू एडिटोरियल आता है, उसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इकोनॉमिक्स टाइम हो गया, कहीं से भी, या पीआईबी होगा, कहीं पे भी अगर हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल छपता है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है वो, तो हम उसको कवर करते हैं। करंट प्लस स्टैटिक दोनों यहाँ पे कवर किया जाता है इस वीडियो में। क्यों? क्योंकि जब भी आपसे एग्जाम में पूछता है तो स्टैटिक पोर्शन जरूर पूछता है करंट के साथ मिला करके। और फिर स्टैटिक पोर्शन तैयार के बिना आप कोई भी आंसर राइटिंग अच्छे तरीके से कैसे लिख पाएंगे, या फिर आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कैसे करेंगे। तो इसलिए करंट के साथ साथ सिर्फ यहाँ पे करंट नहीं रहता है, करंट के साथ साथ क्या रहता है, तो यहाँ पे स्टैटिक वीडियो भी रहता है, स्टैटिक पोर्शन भी रहता है करंट के साथ साथ। देखते हैं आज के पहला इंपॉर्टेंट दिवस ये क्या है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 26 जून को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या रखी गई? तो लोग पहले, कलंक और भेदभाव को रोकें, रोकथाम को मजबूत करें। पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन, इसकी थीम रखी गई है। ये कुछ जानकारी के लिए आप एक तरीके से कह सकते हैं न्यूज है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होना हो, लेकिन जानकारी के लिए देखिए एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बाइडेन साहब जो है मणिपुर के सीएम, इन्होंने किससे मुलाकात की? तो हमारे होम मिनिस्टर साहब से। कौन है हमारे होम मिनिस्टर? तो अमित शाह जी, इनसे मुलाकात की है। तो इसके बाद फिर यहाँ पे ये क्या करेंगे? तो यहाँ पे जो मैती समुदाय है मणिपुर का, उससे बातचीत करेंगे और यहाँ पे शांति स्थापना करने की बात करेंगे। ये जो मुद्दा है मणिपुर वायलेंस का, जो मुद्दा है मणिपुर हिंसा का जो मुद्दा है, इसको मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में कवर किया हुआ है। तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें। उसको इतिहास से लेकर के वर्तमान तक मैंने पूरा अच्छे से कवर किया हुआ मणिपुर हिंसा को। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? तो मोदी साहब जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो यूएसए की विजिट के बाद कहाँ पे गए हुए? तो इजिप्ट की विजिट पे गए हुए हैं। कितना? इजिप्ट की विजिट, मतलब इजिप्ट की यात्रा पर गए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इजिप्ट का हाईएस्ट अवार्ड है वो किसको दिया गया? मोदी साहब को दिया गया। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द नाइल। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये पूछ सकता है कि अभी हाल ही में इजिप्ट का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है। उसके अलावा ये पूछ सकता है कि उसका नाम क्या है, इजिप्ट के सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है। क्यों? क्योंकि अभी ये न्यूज में आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन वनडे एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? तो यहाँ पे ये नेपाल के बारे में, काठमांडू में एक मंदिर है, क्या नाम उसका? पशुपतिनाथ। वहां से 10 किलो सोना चोरी हो गया है। तो इसी के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि वनडे एग्जाम में जो होते हैं वो अक्सर आसपास के पड़ोसी क्षेत्रों के जिसमें आते हैं, सिलेबस में क्वेश्चन आते हैं, वहां से ये पूछ सकते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे? काठमांडू में स्थित सबसे पुराना हिंदू मंदिर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? तो ये एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। टाइम्स एशिया रैंकिंग 2023 जारी की गई। इसमें भारतीय विश्वविद्यालय में कौन पहले पर रहा है? तो आईआईएससी रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये कौन सा स्थान पर रहा है? अगर ओवरऑल इसको देखेंगे तो 48 स्थान पर है, 48वां स्थान इसका, 48वां रैंक है। लेकिन भारत में ये पहले स्थान पर है, यानी भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कौन? तो यही है, आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये है, यहाँ पे यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। शीर्ष 50 में भारत का एक विश्वविद्यालय, यानी यही जो आईएससी है। क्यों? क्योंकि इसकी रैंक 48वीं है। तो ये शीर्ष 50 में सिर्फ एकमात्र भारतीय विद्यालय है। और शीर्ष 100 में 4 है भारत के विद्यालय, और शीर्ष 200 में, टॉप 200 में कितने? तो 18 विश्वविद्यालय भारत के। इसमें पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो चीन की यूनिवर्सिटी, उसका क्या नाम है? सिंघुआ विश्वविद्यालय, उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ। उसके अलावा दूसरे स्थान पर कौन है? पेकिंग विश्वविद्यालय और सिंगापुर का विश्वविद्यालय जो है ये दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, अप्रूव्स भारत 6G विजन फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी 5G पूरी तरीके से लागू नहीं है और ये लोग 6G लेकर चलने की बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पे 2030 तक क्या कहा जा रहा है कि 6G को भी अच्छे तरीके से लेकर के चला जाएगा और अच्छे तरीके से उसको लेकर के आया जाएगा। यहाँ पे बताया गया क्लोज टू 100 मिलियन 6G बेस स्टेशन बाय 2043। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं 2043 तक लगभग 100 मिलियन स्टेशन ऐसे होंगे जहाँ पे 6G बेस होगा, 6G चलेगा। वहां पे 100 गुना फास्टर होगा, ये 50 गुना हायर डेटा रेट करेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। कौन लेकर के चल रहा है इसको? तो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, आईटीयू लेकर के चल रहा है। इसकी कहाँ पे ये बात हुई थी? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी मीटिंग हुई थी, वहीं पे सारी बातें कही गई थी। कब तक के लिए? आईएमटी 2030 तक के लिए लेकर के चल रहा है। भारत ने मार्च 2023 में अपना भारत 6G विजन दस्तावेज जारी किया था, जिसमें सभी बैंडों में अधिक स्पेक्ट्रम खोलने की सिफारिश की गई थी। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। 5G की जगह पे 6G लेकर के चलने की बात की जा रही है अभी से ही। अभी 5G पूरे देश में लागू नहीं हो पाया है, मुख्य शहरों में 5G लागू है और यहाँ पे 6G के ऊपर भी वर्क चालू हो गया है। इसको भी लेकर के चलने की बात की जा रही है 2030 तक। ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल किसके बारे में? तो ये है मासिक धर्म अवकाश के बारे में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो पीरियड्स आते हैं लड़कियों को हर महीने, उसमें क्या होता है? तो उनको शुरुआत के 2 से 3 दिन बहुत ज्यादा दर्द होता है, उनकी तबीयत खराब रहती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। अब ये असली मुद्दा क्या? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल जारी की गई। क्या कहा गया उसमें? ये कहा गया कि जो लड़कियों के पीरियड्स आते हैं, शुरुआत के 2-3 दिन होते हैं पीरियड्स आने के,
उसमें उनको छुट्टी दी जाए, उनको मासिक धर्म का अवकाश दिया जाए। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नीतिगत मामला है, इसको सरकार देखेगी ना कि कोर्ट देखेगी। सरकार से जाइए, सरकार के पास जाइए, इसको इस पे याचिका पे सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का काम है ना कि हमारा काम है। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि मासिक धर्म अवकाश के बारे में, इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसकी अच्छी बात क्या है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। अब आप लोग को तो लग ही रहा होगा कि यार बहुत अच्छी बात कही जा रही है। अच्छी बात है कि अगर लड़कियों को 2 से 3 दिन की छुट्टी मिल जाए, जैसे कि उनको माता बनने पर छुट्टी दी जाती है, मैटरनल लीव दी जाती है, उसी तरीके से अगर इनको पीरियड के लिए भी छुट्टी दे दी जाए 2 से 3 दिन, तो क्या ही बिगड़ जाएगा। आप लोग को लग रहा है कि बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अच्छा स्टेप तो है ही, ये तो सही है कि अच्छा स्टेप है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। जैसे आप देखिए क्या होगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए इस तरीके की 2 से 3 दिन छुट्टी देनी पड़ जाए कंपनियों को। अब सामान्यतः आप देखें कि ज्यादातर जॉब कहाँ पे है, तो प्राइवेट सेक्टर में है। प्राइवेट सेक्टर वाले क्या चाहते हैं? सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं। क्यों भाई? वो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं तो उनको फायदा चाहिए, लाभ चाहिए। जहां पे उनको लाभ नहीं, वो छोड़ के भाग जाएंगे। जैसे कि आप मेट्रो वाला उदाहरण देख सकते हैं। रिलायंस को क्या हुआ? फायदा नहीं होता तो छोड़ के भाग गई। अब प्राइवेट सेक्टर क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय से काम कराए, ज्यादा से ज्यादा अपना प्रॉफिट कमाए। अब अगर लड़कियों को हर महीने 2 से 3 दिन छुट्टी देने को पड़ रही है, उनको तो 12 महीने होते हैं, यहाँ पे 1 महीने की तो छुट्टी देनी पड़ जाएगी। अगर 2 से 3 दिन हम जोड़ेंगे, भारतीय 36, तो इस तरीके से 1 महीने से ज्यादा तो लड़कियों को छुट्टी देनी पड़ जाएगी। फिर इसका नेगेटिव पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव पॉइंट ये हो जाएगा कि यहाँ पे फिर कंपनियां जो होंगी वो लड़कियों को जॉब पे रखने से बचेगी। क्यों? क्योंकि उनको 2 से 3 दिन छुट्टी देनी पड़ जाएगी, उससे उनका काम इफेक्ट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी हो जाएंगे। लेकिन ये अच्छी बात रहेगी अगर लड़कियों को 2 से 3 दिन की छुट्टी दे दी जाए और फिर इस तरीके से सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। और फिर यहाँ पे कुछ ऐसे प्रावधान भी लाए जा सकते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनियां हो गई या सार्वजनिक कंपनियों, तो वहां पे कुछ प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जा सकता है महिलाओं को। कितना? तो कम से कम आपको महिला स्टाफ रखना ही रखना है। उससे क्या होगा कि कंपनियां मजबूर रहेंगी महिला स्टाफ रखने के लिए, फिर उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। महिलाओं को थोड़ा सा कम जॉब से निकाला जाएगा। अन्यथा ये पीरियड लीव के ऊपर, उसके अलावा मैटरनल लीव के ऊपर महिलाओं को रखने से कंपनियां बचती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाएगा कि इनके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। अब जैसे तमिलनाडु में अभी जब इलेक्शन थे वहां पे, तो उन्होंने क्या कहा, एक पॉलिटिकल पार्टी ने क्या कहा कि जो कम घर में रहती है महिलाएं, वो क्या करती हैं, तो इतना सारा काम करते हैं पर उनका कोई आर्थिक मूल्य तय नहीं किया जाता है। जैसे हमारी माता जी हो गई, बहन हो गई हमारी, तो लोग क्या करते हैं, सुबह से शाम तक काम ही करते हैं। खाना बनाएंगे, कपड़ा धुलेंगे, सबके सामान कहाँ रखे उन्हीं को पता है। हमारा ही सामान है, हमारे ही कपड़े हैं, हमारा ही पर्स, लेकिन हमें नहीं पता होता कहाँ रखा, पर उन्हें पता होता है। घर में कोई भी चीज खोजेंगे तो वो लोग खोज के दे देंगे, और हम ही रखे रहेंगे, हमें नहीं पता रहेगा हमारे शूज कहाँ है, हमारा पर्स कहाँ, हमारा बेल्ट कहाँ, ये सारी चीजें उन्हें ही पता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि तमिलनाडु इलेक्शन में यही कहा गया कि इन सारी चीजों का एक आर्थिक मूल्य दिया जाए, बेसिक कुछ पैसे दिए जाए उनको, ताकि उनको प्रोत्साहन मिले। अब यहाँ पे भी देखिए एक अच्छी बात है कि उनके काम को आंका जाएगा, फिर उससे क्या होगा, फिर इसको जीडीपी में भी काउंट करें तो हमारी जीडीपी और बड़े लेवल पे काम करेगी, हमारी जीडीपी और बड़ी दिखाई देगी। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट यही है ना कि अगर अभी तो शुरुआत हुआ है, महिलाएं बहुत सारे फील्ड में जाना शुरू की हैं, लेकिन जब इनको आप घर पे ही कुछ प्रोवाइड करा देंगे तो पुरुष क्या करेंगे? पुरुष प्रधान यहाँ पे सत्ता है, वो क्या करेंगे, बोलेंगे आपको तो घर पे रहने का पैसा मिलता है, तो आप कहीं और जाने की जरूरत है कि आप घर पे रहिए, पैसा कमाइए, आपको कहीं और जाने की जॉब करने की क्या जरूरत है। फिर इस तरीके से लड़कियां अपना सपना, अपना एम्बिशन नहीं पूरा कर पाएंगी, उनको और आगे बढ़ने से रोक दिया जाएगा। उनको यही कहा जाए कि आपको घर पे रहने के पैसे मिलने से और क्या हो सकता है, अगर हमें मिलेंगे घर पे रहने के पैसे, हम जॉब क्यों करेंगे? तो इस तरीके से उनको रोक दिया जाएगा। ये सारे नेगेटिव पॉइंट होते हैं, तो हम इसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं। अब देखिए विश्व लेवल पर अगर आप देखेंगे कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज को लागू किया हुआ है या मासिक धर्मावकाश को बढ़ावा देने में शामिल है, कौन कौन से देश हैं? स्पेन है, जापान है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जाम्बिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम। सॉरी यहाँ पे दक्षिण कोरिया 2 बार होगा, उसको मैं पीडीएफ में से कर दूंगा। श्रीलंका, जाम्बिया और वियतनाम है। यहाँ पे आप देखें कि स्पेन जैसा देश जो है वो क्या करता है, तो यहाँ पे महिलाओं को पीरियड लीव के नाम पे 3 दिन का मिनिमम 3 दिन का अवकाश देता है, 3 दिन की छुट्टी देता है। और अगर जरूरत पड़ती है, अगर लगता है लड़की अनकंफर्टेबल है, महिला अनकंफर्टेबल, तो उसको क्या करेंगे, उसको 5 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको सच में यकीन है कि आप अनकंफर्टेबल, वहां पे आप दिखा पाते हैं कि आप अनकंफर्टेबल हैं, और यहाँ पे विशेष स्थितियों में आपको 5 दिन की भी छुट्टी दे दी जा सकती है पीरियड लीव के नाम पे। कहाँ पे? ये स्पेन में। अब ऐसा नहीं कि ये सारे मुद्दे सिर्फ स्पेन में ही लेकर के चले जा रहे हैं, सिर्फ यूरोप और यूएसए जैसी कंट्री में ही फॉलो किया जा रहा है। हमारे देश में भी कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया है। आपको जानकर हैरान होगी कि वो राज्य कौन सा हमारे देश का। आप सोच करके देखिए, आपको 10 सेकंड देता हूँ, आप सोच के देखिए कि कौन सा राज्य जो ऐसा जो यहाँ पे कर सकता है, इस तरीके की नीति ला सकता है। कौन सा ऐसा राज्य हो सकता है हमारे यहाँ? महाराष्ट्र हो सकता है, या कर्नाटक हो सकता है, या उत्तर प्रदेश हो सकता है। यहाँ पे कौन सा राज्य, या दिल्ली हो सकती है, यूटी है तो दिल्ली, लेकिन उसके अलावा कौन सकता है, ये आप देखिए, गुजरात हो सकता है, कौन सा ऐसा हो सकता है? एक्चुअल में यहाँ पे ये बिहार है। बिहार ऐसा राज्य है जो यहाँ पे पीरियड लीव लेकर के चल रहा था। पीरियड लीव के लिए उसके पास नीति थी, और ये कब से थी? 1992 से। आप सोच करके देखिए, कब से? 1992। आप देख पा रहे हैं कि ये मुद्दा अभी उठा है, अभी ये चर्चा में आया है।
अभी हाल ही में 2-4 साल, 6 साल, 10 साल से मुद्दा बहुत उठाया जा रहा है, लेकिन इसके पहले बिहार 1992 से इस पे चर्चा कर चुका है। यानी आप देख सकते हैं कि बिहार जैसा राज्य जिसको हम हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ मानते हैं, जिसको हम ठीक तरीके से देखते भी नहीं, वो 1992 से इस चीज को लेकर के चल रहा था, इस चीज को लेकर के सतर्क था। यानी बिहार ने इसके लिए भी पहले से प्रयास किया था। उसके अलावा कौन सा राज्य है? तो उसके अलावा केरल है। बिहार और केरल ही 2 ऐसे मात्र भारतीय राज्य हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है, जिन्होंने इसके लिए नीति लाई है, इसके लिए काम किया है। उसके अलावा कुछ कंपनियां, जैसे कौन कौन सी कंपनियां? तो जोमेटो हो गई, उसके अलावा बायजूस हो गई, उसके अलावा कौन सी है? स्विगी हो गई। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग भी पीरियड लीव के नाम पे महिलाओं को छुट्टी देने का प्रावधान करते हैं और उनको ठीक तरीके से लेकर के चलने की बात करते हैं, उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही बात बताई जा रही है। बिहार ने इसको कब किया था? तो 1992 में किया था। कितने दिन की छुट्टी के लिए? तो 2 दिन की छुट्टी के लिए किया था। उसके अलावा केरल है, इसने क्या किया? हाल ही में घोषणा की कि राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के तहत विश्वविद्यालय में छात्राओं को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। और केरल के एक विद्यालय ने भी इसी प्रकार की प्रणाली शुरू की है। मासिक धर्म अवकाश के संबंध में जारी किए जा रहे विधायी उपाय कौन कौन से हैं? बीते समय में किए गए प्रयास, संसद में मासिक धर्म अवकाश और मासिक धर्म स्वास्थ्य उत्पाद विधेयक पेश किए गए, लेकिन उन पर मुहर लगाना अभी तक बाकी है। यानी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो हमारे सांसद लोग हैं, संसद में जो बैठते हैं, हमारे एमपीज जो हैं, उनकी इसमें कोई रुचि ही नहीं दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि ये मुद्दे जो हैं, ये विधेयक जो है अभी तक लंबित पड़े हुए हैं। इस पे कोई विचार ही नहीं किया जा रहा है, इसको अधिनियम बनाया ही नहीं जा रहा है, इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई जा रही। वही यहाँ पे बताया जा रहा है। उदाहरण के लिए मासिक धर्म लाभ विधेयक 2017 और महिला यौन प्रजनन एवं मासिक धर्म अधिकार विधेयक 2018। आप देख सकते हैं 2017, 2018 यानी 5 साल, 6 साल से अभी तक लंबित पड़े, उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। यानी यहाँ से ही आप समझ सकते हैं कि इनके लिए कितनी रुचि है इसमें। उसके अलावा एक विधेयक है महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश का अधिकार और मासिक धर्म संबंधित स्वास्थ्य उत्पाद तक मुफ्त पहुंच विधेयक 2022। इस पे भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसको भी अभी तक अधिनियम नहीं बनाया गया, इस पे भी कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है हमारे सांसदों द्वारा, हमारे एमपीज द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? प्रस्तावित विधेयक मासिक धर्म की अवधि के दौरान महिलाओं और ट्रांस महिलाओं के लिए, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ट्रांसजेंडर हो गए, उसके अलावा वुमेन्स हो गए, इन दोनों को कवर किया जा रहा है। सिर्फ वुमेन्स को नहीं कवर किया जा रहा है, ट्रांसजेंडर को भी कवर किया जा रहा है। 3 दिनों के सवैतनिक अवकाश का प्रावधान करता है और इसे छात्रों के लिए भी लाभकारी बनाने का प्रयास करता है। सवैतनिक का क्या मतलब है? यानी अगर आपको 3 दिन की छुट्टी दी जा रही है तो आपका वेतन नहीं काटा जाएगा, उसमें आपकी जो सैलरी होगी उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपको 2 दिन 3 दिन की छुट्टी मिल भी रही है तो आपकी सैलरी पर इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसको बोलते हैं सवैतनिक। विधेयक में अनुसंधान का हवाला दिया गया जो इंगित करता है कि लगभग 40% लड़कियां पीरियड्स के दौरान स्कूल नहीं छोड़ती हैं। यानी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 40% लड़कियां ऐसी हैं जो पीरियड्स के दौरान स्कूल छोड़ती नहीं है, बाकी की 60% लड़कियां क्या करती हैं? तो स्कूल छोड़ देती हैं। यानी 60% ऐसी लड़कियां हैं जिनको जब पीरियड आता है तो स्कूल जाने से बचती हैं, तथा लगभग 65% ने कहा कि इसके स्कूल में उनके दैनिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है। यानी 65% लड़कियां का ऐसा मानना है कि दैनिक जीवन में इसका उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है पीरियड का। यहाँ पे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5वें नंबर का गोल क्या कह रहा है? तो जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पे 10वां क्या कह रहा है? तो रिड्यूस इनइक्वालिटी कह रहा है। यानी 5 नंबर का गोल हो गया, 10 नंबर का गोल होगा, उसके अलावा 4 नंबर का SDG होगा। क्यों? क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। जब लड़कियों को पीरियड आ रहा है, 60% लड़कियां स्कूल ही नहीं पहुंच पा रही, 65% अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो फिर उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल कहां से रहा है? 2 से 3 दिन हर महीने में उनका स्कूल ही छूट जा रहा है, तो इस तरीके से उनके एजुकेशन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी हो गया, ये सारी चीजों पे प्रभाव पड़ा। तो आप यहाँ पे इसको जब भी लिखेंगे तो SDG से जोड़ देंगे, आपका आंसर राइटिंग अच्छा हो जाएगा, आपको थोड़े नंबर ज्यादा मिल जाएंगे, आधे 1 नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ जहां पीरियड लीव्स के फायदे हैं तो वहीं दूसरी तरफ नुकसान भी उनके पीरियड लीव्स के। तो यहाँ पे आप जब भी लिखेंगे तो दोनों पक्ष को लिखेंगे, पीरियड लीव्स के कुछ फायदे भी लिखेंगे, कुछ नुकसान भी लिखेंगे। और फिर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट विधेयक है सब उनको भी आप नोट करके लिखेंगे, उसके बारे में भी बताएंगे कि कौन कौन से विधेयक हैं। इसकी PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से आप इसको अच्छे पॉइंट को नोट कर लेंगे या हाईलाइट करके रख लेंगे अपनी PDF में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है? तो सिएटल जो है ये कहाँ का? USA का है। ये पहला ऐसा वहां का स्टेट बन गया है जिसने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की बात कही है। जातिगत भेदभाव अब यहाँ पे नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होगा कि कौन सा ऐसा पहला स्टेट बना USA का? तो ये होगा सिएटल। अब यहाँ पे ये 1 लाइनर इस तरीके से एग्जाम में जो आते हैं वो पूछ लेगा करंट में। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे भारत में इसकी क्या स्थिति है। आप सभी को पता है कि भारत में जातीय बातों को लेकर के, जातीय चीजों को लेकर के स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही खतरनाक है। अक्सर जात के नाम पर किसी का मर्डर कर दिया जाता है, किसी को आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे वीडियो आपके सामने आए होंगे जहाँ पे दलितों को घोड़े पर बैठने से रोक दिया जाता है। अगर उनकी शादी हो रही है तो वो घोड़े पर बैठ करके नहीं जा सकते हैं, या फिर उनको बेरहमी से पीटा जाता है। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे ऐसे होंगे जहाँ पे आप जातीय दुर्भावना, जातीयगत हिंसा, अन्य चीजों को देख सकते हैं। जैसे मणिपुर वाला ही मुद्दा है, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि मैती समुदाय, उसके अलावा दूसरा पहाड़ी समुदाय जो है, इन लोग के बीच भी मुद्दा चल रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे जातिगत भेदभाव है उसको सिएटल ने क्या किया? तो उसको समाप्त करने की बात कही है और ये USA का पहला ऐसा स्टेट बन गया है। अब यहाँ पे हम भारत में इसकी स्थिति देख लेते हैं।
भारत में सामाजिक भेदभाव की स्थिति क्या है। अब यहाँ पे एक व्यक्ति जिस जात में पैदा हो गया उसी जात में रहेगा जिंदगी भर। इसका सबसे खराब पॉइंट ना जातिगत भावना का, जाति व्यवस्था की सबसे खराब पॉइंट यही है कि इसका जो निर्धारण होता है वो आपके कर्मों के आधार पर ना होकर के आपके जन्म के आधार पर होता है। अगर आपके कर्म के आधार पर हो तो आप अच्छे कर्म करके उसमें ऊपर पहुंच सकते हैं। प्राचीन काल में जब स्टार्ट हुई तो ऐसे ही था। इसकी जो जातीय भावना है, जातीय व्यवस्था, इसमें क्या था, ये कर्मों के आधार पर आधारित थी। लेकिन अब वर्तमान में क्या होगा, तब ये वर्तमान में जन्म आधारित है। अब जन्म आधारित जब है तो आप चाहे कितने भी काबिलियत वाले क्यों ना हो, आपके अंदर कितनी भी काबिलियत, तो आप कुछ भी हो। जैसे आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को देख सकते हैं इस मैटर में, वो कितने बड़े विद्वान थे, उसके बाद भी इनके साथ भेदभाव किया जाता था, स्कूल में, ऑफिस में, हर जगह। यहाँ तक इनको ट्रेवल के टाइम, आप ये इनकी मूवी देखेंगे तो यहाँ पे इनको ट्रेवल के टाइम इक्के वाले इनको उतार देता है कि आप दूसरी जाति का, आप नीचे जाति का, आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते। भले से आपके पास पैसा है या आपने कोट पैंट पहना, आपने कुछ भी किया हो, आप कितने भी बड़े विद्वान हो, अगर आप नीचे जाति का तो आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे यहाँ आप जो देख सकते हैं वो जन्म आधारित हो गई है जाति व्यवस्था, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कर्म आधारित होती ना तो आदमी अपनी जात बदल लेता। अब अच्छे काम करते आपको प्रोत्साहन मिलता कि आप अपनी जाति बदल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जन्म आधारित होने के नाते सारा मुद्दा सामने आ रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुमान 20 करोड़ दलित है। कितने? तो 20 करोड़। ये देखिए इस तरह के जो फैक्ट होते हैं या जो डेटा होते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंटेड का डेटा है तो ये आपके लिए अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अगर कहीं दलितों की स्थिति के बारे में लिखने के लिए आए या SC ST के बारे में लिखने के लिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 20 करोड़ दलित हैं। इस तरह के पॉइंट आपको नोट कर लेने चाहिए। NCRB के डेटा के माने तो क्या कहता है NCRB क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो। 2021 में अनुसूचित जाति SC के खिलाफ अपराध के 50,900 मामले दर्ज किए गए। 2020 में कितने थे? 50,291। यानी आप देख सकते हैं कि 2021 में 2020 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई? तो 1.2% की वृद्धि देखी गई। यानी अभी भी वर्तमान समय में भी हमारे यहाँ इन सारे मामलों में वृद्धि हो रही है, ना कि कमी हो रही है। हमारा समाज एजुकेटेड होता जा रहा है, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, विश्वगुरु बनने की राह पर अग्रसर। उसके बाद हमारे यहाँ सारे मुद्दे अभी तक बने हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपराध की दर, विशेष रूप से मध्य प्रदेश 113.4 लाख SC आबादी में से 63.6% प्रति लाख, और राजस्थान 112.2 लाख की SC आबादी में 61.6 प्रति लाख में अधिक थी। ऑक्सफैम इंडिया द्वारा भारत भेदभाव रिपोर्ट, यानी ऑक्सफैम इंडिया जो है उसने बताया था कि भारत में भेदभाव क्या होता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। इसमें क्या बताया? शहरी क्षेत्रों में भेदभाव में कमी हो रही। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शहरी क्षेत्र होते हैं या जो अर्बन एरियाज, वहां पे क्या होता है, वहां पे आपकी जाति से ज्यादा किसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है? तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को। अगर आप आर्थिक रूप से सशक्त हैं तो फिर आप के ऊपर कोई मैटर नहीं करता कि आप किस जाति के हैं। ये शहरों की बात की जा रही है। आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति में आप शादी कर सकते हैं अगर आप शहरों में हैं। उसके अलावा आपके पड़ोस में कौन है उन लोग को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जाति क्या है, उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। अगर आप आर्थिक रूप से अच्छे हैं तो आपका संबंध जो बनेगा उसी तरीके के लोगों से बनेगा जो आर्थिक रूप से अच्छे हैं, और अगर आप आर्थिक रूप से अच्छे हैं तो फिर उस तरीके से संबंध बनेगा। तो वहां पे यही बताया जा रहा है कि जो हमारी शहरी संरचना है, शहरी क्षेत्र जो हमारे भारत में, वहां पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो जातिगत भेदभाव वहां पे कमी आई है। कमाई में अंतर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो 2019-20 में गैर SC ST वर्ग के लोगों के लिए औसत कमाई कितनी थी? 15,878 रुपए थी, जबकि SC ST के लिए 10,533 रुपए थी। यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आजीविका कमाते हैं लोग, जो उनकी कमाई है, जो उनकी सैलरी है, उसमें भी फर्क दिख रहा है। जहाँ पे नॉर्मल लोगों के लिए 15,878 रुपए औसत है, वहीं पे SC ST के लिए कितना है? तो 10,533 है। यानी लगभग 5,000 के आसपास का फर्क यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या बताया, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भेदभाव में वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पे ये देखिए सबसे दयनीय स्थिति यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारे, वहां पे अभी भी इस चीज में वृद्धि हो रही है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत भावनाएं, जातिगत हिंसा, ये सारी चीजें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आप सभी ये चीज अगर जो गांव से होंगे देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे इस बात को कि गांव में जाति को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। अगर आपने जाति के बाहर शादी कर ली तो आपको भगा दिया जाएगा, आपका कत्ल कर दिया जाएगा, आपको मार डाला जाएगा, मर्डर हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे मुद्दे, हालांकि पूरी तरीके से सत्य नहीं है, 100% सत्य नहीं है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां लोग ओपन हो रहे हैं, लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन सामान्यतः ये बताया जा रहा है कि गांव में अभी भी इस चीज में वृद्धि हो रही है। अब भारत में भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा के उपाय क्या किए गए? जातिगत भेदभाव जो होता है उसके लिए क्या क्या दिया? देखिए अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 46, 335 और 330 और 332। उसके अलावा पंचायत से संबंधित कौन कौन से भाग 9 और भाग 9A के तहत स्थानीय निकाय आरक्षण। यानी यहाँ पे क्या देखिए 14 में क्या कहा गया, तो कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी लोग एक बराबर, चाहे किसी धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म आधार के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया जाएगा, अनुच्छेद 15, भेदभाव का अनुच्छेद 5 आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 कहता है कि अगर कोई सार्वजनिक रोजगार है तो उसमें किसी को इस आधार पर नहीं रोकेंगे कि उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका लिंग क्या है, इस आधार पर आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अस्पृश्यता क्या है, तो इसको संविधान ने परिभाषित नहीं किया है।
संविधान ने इसके बारे में ये नहीं बताया कि अस्पृश्यता किसको कहा जाएगा, लेकिन संविधान ने इतना कहा है कि अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त करना है, इसको लेकर के नहीं चलना है, ये गलत चीज है, इसको जो है धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसी के लिए यहाँ पे संविधान में अगर आपको स्टेटमेंट देता है कि संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया, तो ये गलत स्टेटमेंट है। संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 46 क्या कहते हैं, तो शैक्षिक और सामाजिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। 335 क्या है, तो अनुसूचित जाति के दावे हैं। उसके बाद 330 और 332 क्या है, तो विधानमंडल में आरक्षण। विधानमंडल में क्या देखिए, लोकसभा में 330 के तहत आरक्षण, 330 के तहत लोकसभा में आरक्षण दिया गया है। उसके अलावा 332 के तहत विधानसभा में आरक्षण दिया गया है एससी एसटी समुदायों को। यहाँ पे हम देख लेते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। मौलिक अधिकारों को 6 कैटेगरी में बांटा गया। पहला क्या, समानता का अधिकार, ये कहां से कहां तक है, 14 से 18 तक। दूसरा क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहां से कहां तक है, 19 से 22 तक। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कहां से कहां तक है, 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहां से, 25 से 28 तक। उसके अलावा सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, ये कहां से है, तो 29 से ही। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट्स जारी करता है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें अनुच्छेद 15 कवर किया जाता है। अनुच्छेद 15 क्या है, तो धर्म, लिंग, जन्म स्थान, जाति, इन सारे आधारों पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहता है अनुच्छेद 15। उसके अलावा यहाँ पे आर्टिकल 21 आता है इसके तहत, इसमें 19 से 22 के बीच में। ये क्या कहता है, तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। और अगर आप किसी के साथ अस्पृश्यता करते हैं, उसकी जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं, तो फिर उसके लिए गरिमापूर्ण जीवन कहाँ रह गया, यानी यहाँ पे 21 का भी, अनुच्छेद 21 का भी हनन हो जाएगा। इसके लिए अभी तक भारत सरकार ने क्या किया है, सरकार की पहल क्या कर रही है, जातिगत भेदभाव या सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट भूमि सुधार। इसमें क्या किया गया है कि भूमि के अधिक न्यायसंगत वितरण और हाशिए पर पड़े लोगों को उत्थान के लिए भूमि सुधार लाए गए थे। संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950, इसने क्या किया, इसने अनुसूचित जाति के रूप में उन दलितों को, हिंदू दलितों की मान्यता दी जिन्होंने सिख धर्म और बौद्ध धर्म अपना लिया था, यानी जो भी ऐसे लोग थे पहले हिंदू धर्म में थे, वो दलित में थे। अब उन्होंने क्या किया कि दलितों की स्थिति से परेशान होकर या किसी अन्य स्थिति की वजह से, किसी भी कारण की वजह से क्या किया उन्होंने कि सिख धर्म या बौद्ध धर्म अपना लिया। तो इस अधिनियम के तहत क्या किया कि उनको हिंदू दलितों की मान्यता दी गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित करना है। संकल्प योजना, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक परिणामोन्मुख कार्यक्रम है स्टैंड अप योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इन सब के तहत क्या किया जा रहा है, तो जो हमारे समूह का, हमारे समाज का गरीब वंचित तबका है, इसको क्या किया जा रहा है, इनको आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। जिससे क्या होगा, जब ये आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो शहरों में जाकर के बसेंगे, और जब शहरों में बसेंगे तो वहां पे जातिगत भेदभाव कम है। ये ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट ने पहले ही बताया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जातिगत भेदभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये सारे पॉइंट इसलिए सरकार के द्वारा ये सारे पहले किए गए हैं ताकि जातिगत भेदभाव को कम किया जा सके। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। बोलने में जो गलती हुई उसके लिए सॉरी, अगर किसी की भावनाएं आहत हुई तो उसके लिए सॉरी। बाकी थैंक यू।